नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। आज जैसा कि आप सभी को पता है कि अपने इस चैनल के माध्यम से हम मेंस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट रहने वाले टॉपिक जो कि जनसत्ता या दैनिक जागरण जैसे अखबार में कवर किए जाते हैं और हमारे मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, या जो ऐसे टॉपिक हैं जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आज की डेट है 13 मई और आज के दिन जो जनसत्ता न्यूज़पेपर ने कवर किया है वो है कचरा निपटान की बढ़ती चुनौतियां जैसे टॉपिक को। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम देखेंगे। इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए इसके मेन पॉइंट्स को हमने यहाँ पे अलग से निकाल लिया है। ठीक है दोस्तों, तो इससे पहले कि हम अपना डिस्कशन शुरू करें, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया हमें फीडबैक के माध्यम से अवश्य उपलब्ध कराएं, ताकि हम उसमें अपेक्षित सुधार कर आप लोगों तक बेहतरीन कंटेंट पहुंचाते रहें। तो चलिए दोस्तों, अपने डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। देखिए, राइटर जो कहते हैं ना, राइटर अपना जो लेख है उसकी शुरुआत कर रहे हैं एक तथ्य के साथ। वो तथ्य क्या है कि कचरा पैदा करने वालों में से जो सबसे बड़ा देश है ना, वो आज भारत है। और कितना पैदा हो रहा है कचरा? लगभग 30 करोड़ टन। 30 करोड़ टन, आप सोचिए, प्रति वर्ष भारत 30 करोड़ टन कचरे का क्या कर रहा है? उत्पादन कर रहा है। अब देखिए, इससे समस्या क्या है? इससे समस्या क्या है कि ये जो कचरा हम 30 करोड़ टन उत्पादित कर रहे हैं पूरे वर्ष में, इसका हम केवल 60% ही निस्तारित कर पा रहे हैं, है ना। यानी 40% जो है वो इन्वायरमेंट में ऐसे ही रह जाता है। अगली साल फिर से क्या होगा? फिर से कचरा पैदा होगा। उसका क्या होगा? उसका भी हम 60% निस्तारित कर पाएंगे, उसका भी 40% रह जाएगा। तो इस तरह से कूड़ा जो इकट्ठा होता जा रहा है, तो कूड़े के पहाड़ जैसी जो समस्या है ना, वो हम लोगों के सामने आती जा रही हैं। यहाँ पे राइटर ने एक तथ्य और पेश किया है कि जहाँ भारत सबसे बड़ा कूड़ा या कचरा पैदा करने वाला देश है, वहीं विश्व बैंक के अनुसार दिल्ली जो है सबसे ज़्यादा कचरा उत्पादन करने वाला हमारा शहर है। ठीक है, और वहीं अगर हम विश्व लेवल पे बात करें, अगर हम विश्व स्तर की बात करें, तो विश्व में लगभग 201 करोड़ टन से ज़्यादा ठोस कचरा प्रतिवर्ष उत्पादित होता है। ठीक है, अब इससे समस्याएं क्या आती हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो जैसा कि अगर आप हमारे चैनल को अगर फॉलो कर रहे हैं, तो एक दिन हमने देखिए एक टॉपिक को डिस्कस किया था, कचरा उपनिवेशवाद। कचरा उपनिवेशवाद क्या है? जिसमें विकसित देश क्या करते हैं, उस कचरे का पुनर्चक्रण या निस्तारित ना करके उसको क्या करते हैं कि उसको विकासशील देशों को बेच देते हैं। विकासशील देश उस कचरे को खरीद लेते हैं और इसके एवज में उन्हें पैसा भी मिलता है, और उसमें से वो कुछ ज़रूरी सामान निकालते हैं और बाकी या तो जला देते हैं या फिर ऐसे ही पड़ा रहता है ना। तो एक कचरा उपनिवेशवाद, इसकी एक ऐसी समस्या है जो अभी हमने हाल ही के दिनों में डिटेल से डिस्कस किया। तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर इस टॉपिक को और अच्छे से देख सकते हैं। चलिए, और कचरे से क्या क्या समस्याएं हैं वो देखते हैं हम। देखिए, जल प्रदूषण होता है भाई। कचरा अगर पड़ा है, वहाँ से अगर बराबर में से कोई नदी बह रही है या कोई भी वाटर रिसोर्स वहाँ से फ्लो हो रहा है ना, तो उस जो कचरे की गंदगी है वो उस वाटर में मिल जाएगी, तो मतलब जल प्रदूषित हो रहा है। वायु प्रदूषण हो रहा है, जब कचरे में बहुत ज़्यादा बदबू हो गई है, वहाँ से उसके ऊपर से जिस वायु का प्रवाह होता है, तो वायु भी प्रदूषित हो जाती है। उसके बाद से जैसे मान लीजिए हमने उसे ज़मीन में मिला दिया, तो जो हमारी मिट्टी है ना, वो भी प्रदूषित हो जाती है। तो जल, वायु और भूतल प्रदूषण क्या है? इस कचरे से होने वाली प्रमुख समस्याएं हैं। कचरा उपनिवेशवाद इसकी अलग समस्या है। और क्या है, देखिए, वेक्टर जनित बीमारियां इससे बहुत ज़्यादा होती हैं। कूड़े में कचरा पड़ा रहता है, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, और वो हवा के माध्यम से या पानी के माध्यम से, उसमें क्या है कि जो वेक्टर जनित बीमारियों का फैलने का बहुत बड़ा खतरा देखा जाता है, क्योंकि उससे बैक्टीरिया या वायरस का क्या है? फ्लो होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, हानिकारक ग्रीन गैसों का उत्सर्जन। जब कचरा, कूड़ा ऐसे खुले में पड़ा है
है ना? तो उसके जो बहुत सारे बैक्टीरिया हैं उनमें सड़न गलन पैदा करते हैं, है ना? सड़न गलन पैदा होती है तो मीथेन जैसी जो हमारी ग्रीन हाउस गैस है उसका उत्सर्जन होता है। सूरज की बहुत तीव्र जो गर्मियों में अगर हम देखते हैं कि बहुत तीव्र किरणें पड़ती हैं, उससे भी क्या है, गैसों के उत्सर्जन में वृद्धि होती है। उसके बाद देखिए, परिवहन के दौरान सूक्ष्म लघु एवं ध्वनि प्रदूषण, जब ये कूड़ा कचरा प्रॉपर इसे एकत्रित नहीं किया जाता, हटाया नहीं जाता, तो क्या ये वातावरण में पड़ा रहता है, कई बार सड़कों पर आ जाता है ना? तो उससे क्या होता है कि टायरों के नीचे आके, मान लीजिए पॉलीथीन है, तो उससे क्या है, एकदम से बहुत तेज़ी से आवाज़ होती है। कई बार हमें लगता है कभी कहीं टायर तो नहीं बस्ट हो गया, लेकिन पता चलता है कि वहाँ पॉलीथीन थी, है ना? तो कूड़ा क्या है, धीरे 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 छोटे छोटे टुकड़ों में होके वो धूल कणों में के माध्यम से पर्यावरण में आ जाता है, और उससे बहुत सारी सांस से संबंधित बीमारियां क्या है, फैलती हैं। तो ये सारी समस्याएं कचरा उपनिवेशवाद की, ठीक है? कचरा उपनिवेशवाद एक समस्या है। कचरा की ये सारी समस्या हमने डिस्कस करी है। बहुत ही देखिए जनरलाइज पॉइंट है, लेकिन जैसा कि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जनरलाइज पॉइंट को भी अगर हम एक बार अच्छे से तैयार कर लेंगे, एक बार से नोट्स बना लेंगे, एक बार रिवीजन कर लेंगे, तो एग्ज़ाम हॉल में है ना, हमें बिल्कुल भी सोचना नहीं पड़ेगा। प्रॉब्लम यही आती है कि जो जनरलाइज्ड टॉपिक होता है तो लोग वहाँ सोचने लगते हैं, या एक्चुअल में जितने पॉइंट्स कवर करने चाहिए हम वो सारे पॉइंट्स कवर नहीं कर पाते हैं, ठीक है? तो भले ही कोई भी जनरलाइज टॉपिक भी हो, लेकिन मैं आप लोगों से यही आग्रह करूंगा कि उस टॉपिक को भी अच्छे से देखें, नोट्स बनाएं, प्रॉपर से समझें, एक समझ विकसित करें। तो देखिए, समस्याएं हमने देखी कचरे से संबंधित। अब इसके हम कारण देख लेते हैं। भाई, क्या कारण है कि इतना कचरा उत्पादन हो रहा है और इतनी सारी समस्याएं उससे आ रही हैं? तो देखिए, पहला तो सबसे बड़ी समस्या क्या है कि अत्यंत कम दर पर निस्तारण हो रहा है इसका, है ना? भाई, ना तो हमारे पास बहुत ज़्यादा संयंत्र हैं, ना ही इस क्षेत्र में बहुत कोई ऐसी टेक्नोलॉजी इजाद की गई है जिसके माध्यम से अधिक कचरा क्या है, हम रिसाइकिल कर सकें या उसका निस्तारण कर सकें या उसे जैव अपघटनीय पदार्थों में विखंडित कर सकें। तो इस तरह के नवाचार की कहीं ना कहीं कमी है ना? जिसकी वजह से बढ़ते कचरे की एक समस्या हमारे सामने आ रही है। दूसरी बात क्या है, देखिए, प्लास्टिक का अत्यधिक उपयोग। जो कचरा बढ़ने का एक कारण क्या है कि प्लास्टिक का हम लोग बहुत यूज़ कर रहे हैं। हम कोई भी शॉप पे जाते हैं, कोई भी सामान लेके आते हैं, किस में आता है, प्लास्टिक में आता है। शहरों में दूध डिलीवर किया जाता है, वो किस में आता है, वो भी प्लास्टिक के पैकेट्स में आता है। अब प्लास्टिक जैसी चीज़ वो क्या है, वो जैव अपघटनीय तो है नहीं, वो वातावरण में ऐसे ही पड़ी रहेगी। तो वो क्या है कि इस ठोस कचरे का एक बड़ा भाग किससे आता है, प्लास्टिक कचरे से। दूसरी चीज़ क्या है, देखिए, शहरीकरण बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, उसकी वजह से भी कचरा निर्माण में वृद्धि होती है। भाई, शहरीकरण से कैसे कचरा बढ़ रहा है? अब आप एक क्वेश्चन सोचेंगे भी, शहरीकरण से कैसे कचरे के निर्माण में हम कह रहे हैं कि शहरीकरण की वजह से ज़्यादा कचरा बढ़ रहा है। देखिए, आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, जो लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं, कि जब गांव में कोई भी खाने का सामान बच जाता है ना, या सब्जियों के छिलके होते हैं, फलों के छिलके होते हैं, या कोई खाना बच जाता है, तो उसको पालतू पशुओं को डाल दिया जाता है। उसके सड़ने गलने से पहले क्या है, वो पालतू पशुओं को डाल दिया जाता है, जैसे भैंसों को, गाय को, है ना? लेकिन शहरों में इस तरह की समस्या होती है कि हर किसी के घर में जानवर तो होते नहीं, तो उसमें क्या होता है कि जो भी कूड़ा होता है, चाहे वो सब्जियों का हो, फलों का हो, बचा हुआ खाना हो, उसको क्या है कि ऐसे ही पॉलीथीन में बांध के बाहर डाल दिया जाता है। तो उससे क्या है कि कचरा बढ़ता है, ठीक है? तो शहरीकरण क्या है, बढ़ते कचरे का एक कारण है। बढ़ती आबादी, अब सीधी सीधी बात है, ज़्यादा आबादी होगी तो ज़्यादा कचरे का उत्पादन होगा, है ना? जागरूकता का अभाव एक अलग कारण है। देखिए, बहुत सारे लोग इस तथ्य को लेकर जागरूक नहीं हैं कि जो वो कचरा डाल रहे हैं, गीला कचरा और सूखा कचरा अलग नहीं कर रहे हैं, उससे उस कचरे के पुनर्चक्रण में कितनी बड़ी चुनौती आती है ना? बढ़ते कचरे के कारण कितनी सारी बीमारियां फैलती हैं, कितना सारा प्रदूषण फैलता है। तो इस तरह की जागरूकता की कमी है। लोगों को नहीं पता कि उनके एक छोटे से कदम से, कि अगर वो गीला कचरा अलग डालने लग जाएं, सूखा कचरा अलग डालने लग जाएं, तो प्रदूषण की और कचरे की इतनी बड़ी समस्या में वो किस तरह से अपना योगदान दे सकते हैं। तो जागरूकता का भी अभाव है।
उसके बाद में राइटर ने अपने आर्टिकल के अंदर एक पॉइंट कवर किया है कि जब शहरों में भवनों का पुनर्निर्माण होता है ना, तो उससे कचरा बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पादित होता है। ठीक है, तो एक ये सारे क्या है, बढ़ते कचरे के कारण थे। अब देखिए, इस कचरे को या हम कहें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को के विषय में हम कैसे प्रबंधित कर सकते हैं, क्या उसकी रणनीति होनी चाहिए, क्या सरकार ने कदम उठाए हैं। तो चलिए देखिए, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सबसे पहला चरण क्या होता है कि आप गीले कचरे और सूखे कचरे को अलग अलग एकत्रित कीजिए, ताकि उसको पुनर्चक्रित करना या निस्तारित करना उतना ही ज़्यादा आसान हो। ठीक है, उसके बाद पुनर्चक्रण। देखिए, पुनर्चक्रण क्या है कि पुनर्चक्रण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पुनर्चक्रण से क्या होता है कि जो हम उसको रिसाइकल कर पाते हैं, कूड़े को रिसाइकल कर पाते हैं, फिर दोबारा यूज़ में ला पाते हैं, और हमारा जो कचरे की समस्या है वो कहीं ना कहीं कम होती है। राइटर ने अपने लेख में ये भी बताया है कि जर्मनी जो है इस ठोस अपशिष्ट प्रबंधन या ठोस अपशिष्ट के पुनर्चक्रण में सर्वोत्तम देश है, अग्रणी देश है। तो जर्मनी से हमारे बहुत अच्छे द्विपक्षीय संबंध हैं। तो जर्मनी जैसे देशों का हम क्या कहते हैं, सहयोग भी ले सकते हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी ले सकते हैं उनकी, भाई वो किस तरह से टेक्नोलॉजिकल उसको निस्तारित कर रहे हैं, कैसे बायोडिग्रेडेबल उसको मटेरियल्स में तोड़ रहे हैं, कैसे उसको वो रिसाइकल कर रहे हैं। तो जर्मनी जैसे जो हमारे देश हैं, जो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में अग्रणी देश हैं, उनका सहयोग हम अपने यहाँ के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में ले सकते हैं। उसके बाद देखिए और कैसे कर सकते हैं अपशिष्ट प्रबंधन। देखिए, इसको ये जो उद्योग है ना, निस्तारित करने का अपशिष्ट को या पुनर्चक्रित करने का, इसको हमें एक विकसित उद्योग की तरह विकास करना होगा इस उद्योग का। इससे जहाँ एक तरफ कूड़े की समस्या का समाधान होगा, कचरे की या अपशिष्ट की समस्या का समाधान होगा, तो बीमारियां कम होंगी, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम होगा, ठीक है, प्रदूषण कम होगा। वहीं दूसरी तरफ क्या होगा कि देखिए, जब एक इस तरह के नए नए उद्योग लगेंगे तो उससे क्या है, रोजगार में वृद्धि होगी, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री लगेगी तो वहाँ रोजगार के लिए लोगों को तो डिप्लॉय किया जाएगा ना, तो रोजगार में वृद्धि हो सकती है। और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए क्या किया जा सकता है, जन जागरण किया जा सकता है, जागरूकता फैलाई की जा सकती है कि कैसे उनके छोटे कदम से हम इस भयावह संकट का सामना कर सकते हैं। अगर हम इसकी रणनीति की बात करें तो देखिए 4R, अपने आंसर में आप इसको जरूर से मेंशन कीजिएगा कि 4R की एक रणनीति होती है। 4R मतलब पहला होता है रिफ्यूज़, आप प्लास्टिक जैसे मटेरियल्स का यूज़ करने से मना कीजिए, उपयोग न करना मतलब रिफ्यूज़ करना। दूसरा है कि भाई बिल्कुल तो हम मना नहीं कर सकते या बिल्कुल तो हम अवॉइड नहीं कर सकते, चलो तो कम थोड़ा सा यूज़ कर सकते हैं, मतलब कम उपयोग करना या कम उपभोग करना, रिड्यूस। ठीक है, अगर हम तीसरे आर की बात करें तो थर्ड आर क्या है, रीयूज़, उसको पुनः उपयोग कीजिए। ऐसा नहीं कि कोई भी पॉलीथीन आई उसको हमने रख लिया और फेंक दिया, जबकि वो दोबारा यूज़ करने से संबंधित हो सकती थी, है ना। तो अगर जो भी पदार्थों का पुनः उपयोग हो सकता है, उन पदार्थों का हमें पुनः उपयोग करना चाहिए। और लास्ट आर यानी 4th आर है पुनर्चक्रण, रिसाइकल, जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया। तो कि देखिए, अपशिष्ट निवारण के लिए 4R की एक रणनीति होती है। कौन कौन से जनरलाइज्ड उपाय हम कर सकते हैं वो हमने यहाँ पे देखा। उसके बाद देखिए सरकारी पहलों की अगर हम बात करें तो देखिए, सरकारी पहल में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली 2016 में भारत सरकार द्वारा निकाली गई है। तो इसका हमें कठोर क्रियान्वयन करना चाहिए ताकि ठोस अपशिष्ट जैसी समस्या का समाधान किया जा सके। उसके अलावा लोगों को जागरूक करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण और स्वच्छ भारत मिशन जैसी पहल भी भारत सरकार द्वारा चलाई गई हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये एक बहुत जनरलाइज्ड टॉपिक था जिसको हमने डिस्कस किया, और तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। और दोस्तों आज एक दैनिक जागरण में एक बहुत अच्छा आर्टिकल आया है कि क्यों नहीं मतदान को एक मौलिक अधिकार बना दिया जाए। तो बहुत अच्छा टॉपिक है, जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट वहाँ से निकलेंगे। तो उस टॉपिक को भी हम किसी एक दिन कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आज का आपको लेक्चर हमारा पसंद आया होगा। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी आप लोगों से पुनः
पुनः आपसे आग्रह है कि जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों से अधिक इसको स्प्रेड करें, ताकि हमें अच्छा करने के लिए हमेशा मोटिवेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, कल एक नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़ते रहिएगा और अपने सपनों की तरफ बढ़ते रहिएगा। जय हिंद।